देखो साइंस जो है ये साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, सबसे पहली चीज ये होती है कि बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी जो है वो इसका मोस्ट पार्ट है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन सारे के सारे, ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं? बायोलॉजी वाले पार्ट से आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर अपन दूसरी बात करें तो दूसरा पार्ट आ जाएगा इसका केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड पार्ट इसका हो जाएगा साइंस का, थर्ड पार्ट हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद में फिजिक्स वाला चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब अपन शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपन को कौन सा वाला पोर्शन पढ़ना है? यहाँ पे बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो बायोलॉजी होती क्या है, इसका जनक कौन है, बायोलॉजी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले अपन कौन सा पार्ट्स पढ़ेंगे, पहले अपन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, उन सब चीजों के बारे में आज मैं तुम्हें डिस्कस करके पूरी बातें बता दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो बता देंगे, और कौन सा टॉपिक अपन को शुरू में स्टार्ट करना है वो चीज अपन पढ़ लेंगे। देखो इधर देखो, साइंस जो है उसका पहला पार्ट जो है वो क्या है? बायोलॉजी। देखो इधर समझना, साइंस जो है उसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग किससे करनी है अपन को? बायोलॉजी से करनी है। ठीक है, तो देखो भाई, एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी थी, यानी कि ज्ञान उसको कौन से सब्जेक्ट का था? हर सब्जेक्ट का ज्ञान था। और उस वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। तो इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी का जनक भी किसे कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा, यानी कि बायोलॉजी का जो जनक कहा जाएगा वो कौन है? अरस्तु है। क्लियर है यहाँ पे? अब बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपन। एक तो हो जाएगा अपने पास जूलॉजी, जूलॉजी, और एक हो जाएगा अपने पास बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी और बॉटनी होती क्या क्या है वो चीजें समझो। देखो बायोलॉजी जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी होती है और बॉटनी होती है। अब बॉटनी क्या होती है और जूलॉजी क्या होती है वो समझो। देखो जूलॉजी, जू यानी क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर के अंदर क्या पाए जाते हैं? जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी का मतलब क्या हो गया? जो जंतु विज्ञान से संबंधित है। आई बात समझ में? जूलॉजी का मतलब क्या हो गया? जो जंतु विज्ञान से संबंधित है, यानी कि जंतुओं से संबंधित विज्ञान को अपन क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। ठीक है, और बॉटनी का मतलब क्या हो जाएगा? बॉटनी का मतलब हो जाएगा जो पादपों से संबंधित विज्ञान होती है। पादप यानी कि क्या होते हैं? जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि पादप का मतलब क्या होता है? पेड़। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। ठीक है, तो तुम इसे इस तरीके से समझ लो कि पादप से संबंधित विज्ञान को अपन क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे, और यहाँ पे जंतु से संबंधित विज्ञान को अपन क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। अब ये मत समझना कि अपन कौन से उसके अंदर आते हैं, अपन कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं, अपन कौन सी बायोलॉजी के अंदर आते हैं। देखो समझना, अपन कौन सी बायोलॉजी के अंदर आते हैं? क्या अपन पादपों से संबंधित है? क्या नहीं है। ठीक है, तो अब बचा कौन सा वाला है अपने लिए विकल्प? अपने लिए विकल्प बचा हुआ है जूलॉजी वाला, यानी कि अपन जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, यानी कि एक तरीके से अपन को भी क्या बोला जा सकता है? एनिमल। ठीक है, अपन किसकी श्रेणी में आते हैं? जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और पादप जो है वो क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। अब अपन सबसे पहले अपन किसका डिस्कस कर रहे थे? बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है जूलॉजी, दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। देखो जब साइंस पढ़ोगे तुम लोग, तो साइंस को ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना जहां पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे। ये नहीं कि मम्मी भी यहीं बैठी है, पापा भी यहीं बैठे हैं, मम्मी आवाज लगा रही है, पापा आवाज लगा रहे हैं, बीच में उठ के जा रहे हैं अपन। ठीक है, कभी टॉयलेट करने जा रहे हैं, कभी पानी पीने जा रहे हैं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी साइंस के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटा और पूरा का पूरा टॉपिक नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? किसी एक खुली जगह पे बैठना है, या फिर एक कमरे में अलग से जाके बैठना है अपन को। ठीक है, और मैं जो तुम्हें बोलूं कि इसे दोहराओ तो उसे दोहराते जाना है। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसको दोहराओ। साइंस का एक टॉपिक होता है बायोलॉजी, यानी कि साइंस का एक पार्ट क्या होता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी किससे संबंधित होता है? जंतुओं से संबंधित, और बॉटनी किससे संबंधित होता है? पादपों से संबंधित होता है। अब अपन को पहला पार्ट पढ़ना है, इसका पहला पार्ट कौन सा है? जूलॉजी का पार्ट है। ठीक है, अब जूलॉजी जो है इसका जनक किसे कहा जाएगा? जूलॉजी का
जनक किसे कहा जाएगा, यानी कि इसका जूलॉजी का फादर किसे कहा जाएगा, अपन बोलेंगे जूलॉजी का जनक। जो बायोलॉजी का जनक है उसे अपन क्या बोलेंगे, जूलॉजी का जनक बोलेंगे। तो जूलॉजी का जनक कौन हो जाएगा अपने यहाँ पे, अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन हो जाएगा यहाँ पे, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी की एक श्रृंखला जूलॉजी, जूलॉजी को बोलते हैं अपन जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। यानी कि बायोलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु है, और जूलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु है। अब अपन को अभी किससे मतलब रखना है, बस केवल जूलॉजी से मतलब रखना है, यानी कि जंतु विज्ञान से अपन को मतलब रखना है। और जंतुओं की श्रेणी में कौन होता है, मानव होता है। यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है ये वाली विज्ञान। ठीक है, तो देखो इसको, क्या आ जाएगा अपना टॉपिक, जूलॉजी। इसको अपन बोलेंगे जंतु विज्ञान। और इस जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका जनक हो जाएगा अपने पास अरस्तु। यानी कि जंतु विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही बन गया कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाएगा, अपने यहाँ पे फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखना, जो बॉटनी था अपना, एक टॉपिक कौन सा था अपना, बॉटनी वाला, उसके बारे में समझ लो कि बॉटनी जो है, ये बॉटनी, इनको पहले सजीव ही नहीं माना जाता था। आई बात समझ में। सजीव क्यों नहीं माना जाता था, क्योंकि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, देखो सजीवों के प्रमुख लक्षण होते हैं चलना फिरना जनन करना। आई बात समझ में। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, चलना फिरना जनन करना और श्वास लेना। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे लक्षण किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि इनको पहले क्या नहीं माना जाता था, जीव नहीं माना जाता था, इनको सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। लेकिन फिर अपने भारत के एक वैज्ञानिक आए, कहाँ के वैज्ञानिक आए, अपने यहाँ के भारत के वैज्ञानिक आए हैं, उनका नाम है जगदीश चंद्र। तो जगदीश चंद्र जो है, उन्होंने आके बताया कि भाई जो ये बॉटनी तुम जो शब्द यूज करते हो, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जो तुम शब्द यूज करते हो, वो सारे के सारे क्या हैं, जीव हैं। क्या है, पेड़ पौधे जीव हैं, यानी कि ये श्वसन क्रिया भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। इनके अंदर से आवाज भी निकलती है, इनको काटने पे दर्द भी होता है, और ये श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि अपन को ऑक्सीजन देते हैं और अपन से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये सारी बातें किसने बताई अपन को, जगदीश चंद्र राय ने। ठीक है, यानी कि जगदीश चंद्र राय ने अपन को क्या बताया कि ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, शोषण वगैरह भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको जीव किसने साबित किया है, जगदीश चंद्र राय ने साबित किया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपने लिए कि पेड़ पौधों के लिए, यानी कि पेड़ पौधों को जीव किसने साबित किया है, यहाँ पे जगदीश चंद्र राय ने साबित किया है। क्लियर है यहाँ पे। अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे, बॉटनी के बारे में, जूलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे कि जूलॉजी होती क्या है। जूलॉजी का जनक कौन है भाई, अरस्तु है। दूसरी चीज देखो कि जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु है। अब सबसे पहली चीज जो है जूलॉजी के अंदर क्या आती है, देखो अपना जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, कॉमन सी बात है, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपना शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को जो जूलॉजी होती है उसके अंदर क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, अपन को पढ़नी पड़ेगी कोशिका। सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ेगी अपन को, कोशिका पढ़नी पड़ेगी कि कोशिका होती क्या है। तो देखो समझो, ये जो इतनी सी जगह है अपने शरीर की, इस जगह में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हो सकती है। ठीक है, यानी कि अपना शरीर जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। अपन कोशिका को पार्ट नहीं बोल सकते, समझना बात को, अपन कोशिका को पार्ट नहीं बोल सकते हैं अपने शरीर का। क्यों, क्योंकि पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, और कोशिका शरीर का अंग नहीं होता है। एग्जाम में इसी तरीके से घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया कि सबसे छोटा पार्ट कौन सा है अपने शरीर का, तो तुम क्या कोशिका बताओगे, क्या नहीं बता सकते ना। तो अपने शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, देखो इधर अपने शरीर का सबसे छोटा जो इकाई होती है, अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। यानी कि अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है कोशिका को, न कि अपने शरीर का सबसे छोटा अंग बोला जाए। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी बोल सकते हैं। कोशिका को अपन क्या बोल सकते हैं, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी बोल सकते हैं। देखो दूसरी बात क्या आ जाएगी कि कोशिका जो होती है, देखो कोशिका जो होती है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइटो। क्या बोला जाता है, साइटो। यानी कि जब भी अपन कोशिका का नाम लेंगे तो क्या नाम लेंगे, साइटो, न कि सेल। सेल मत लेना,
सेल क्यों नहीं लेंगे, देखो इधर रीजन है इसका भी, सेल क्यों नहीं ले रहे अपन यहाँ पे नाम, क्योंकि जब अपन इसको उससे परिभाषित करेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, तो सेलोलॉजी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को सेलोलॉजी नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन आया है कि कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। तो अपन कोशिका को अब से क्या बोलेंगे, साइटो। क्या बोलेंगे कोशिका को, साइटो। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। यहां तक समझ में आया। तो कोशिका जो है, ये कोशिका को शरीर की क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। दूसरी बात ये कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कि यानी कि जो शरीर की संरचना बनी होती है पूरी की पूरी, वो किससे बनी हुई है, कोशिका से बनी हुई है। और शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, कोशिका के माध्यम से हो रही है। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखो, इसको क्या बोला जाता है, कोशिका को, कोशिका शब्द को बोला जाता है साइटो, और साइटो से मिलके क्या बना हुआ है, साइटोलॉजी। जब भी किसी भी सब्जेक्ट का अपन अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, लॉजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लॉजी। जैसे आपने हो गया बायोलॉजी, फिर हो गया जूलॉजी, उसी तरीके से क्या हो गया, साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसका जनक कौन है। देखो भाई, अपना टॉपिक क्या चल रहा है, कोशिका। ये अपना टॉपिक है, ठीक है। अब कोशिका के बारे में सबसे पहली चीज अपन क्या पढ़ेंगे कि कोशिका का जनक, यानी कि किसने कोशिका की खोज की है, ठीक है। तो कोशिका का जनक कौन हो जाएगा, देखो भाई 1665 में। कब, 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत, कौन सी कोशिका की, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की। देखो इधर समझना, सन 1665 के अंदर, 1665 जानते हो, सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की, क्योंकि जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था उस समय जीवित कोशिका को देख पाना संभव नहीं था। मरी हुई कोशिका को देख लिया, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो नाम कैसे याद करना है रॉबर्ट हुक का, वो भी मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं कि नाम कैसे याद करोगे। देखो, जब कोशिका को निकाला गया तो किसकी सहायता से निकाला गया, हुक की सहायता से। किसकी सहायता से निकाला, हुक की सहायता से निकाला। तो जब हुक की सहायता से उसे निकाला तो किसने निकाला है भाई, रॉबर्ट भाई साहब ने निकाला आपने, ठीक है। तो रॉबर्ट भाई साहब ने हुक की सहायता से उसे निकाला है, तो नाम क्या हो गया उनका, रॉबर्ट हुक। तो किसने करी भाई कोशिका की खोज, कोशिका की खोज करी अपने रॉबर्ट हुक ने। किस वजह से करी है, क्योंकि उन्होंने हुक की सहायता से किसको निकाला है, कोशिका को निकाला है। यहां तक क्लियर है सबके, ठीक है। तो मृत कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। कब करी है, 1665 के अंदर की है, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद में देखो जीवित कोशिका, कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका। देखो जीवित कोशिका, जीवित कोशिका अभी तक किसकी खोज हुई है, मृत कोशिका की खोज हुई है, लेकिन अब किसकी खोज करनी है, जीवित कोशिका की। क्यों, क्योंकि अपने शरीर में जो कोशिका है वो कौन सी है, जीवित कोशिका है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक आते हैं ल्यूवेनहोक, वहां पे क्या था, हुक, यहाँ पे क्या है, हुक, ठीक है। कैसे याद करोगे, हुक, यानी कि सबसे पहले कौन आया, हुक आया, जिसने मृत कोशिका की खोज करी, और जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ल्यूवेनहोक ने की है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी है, ल्यूवेनहोक ने की है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी की है, मृत कोशिका की खोज की है, और ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की है, जीवित कोशिका की खोज की है। अब देखो भाई समझना बात को, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी है, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने की है। तो यानी कि जनक किसे कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक को कहा जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कब की थी इन्होंने खोज, 1665 के अंदर की थी। और अगर अपन बात करें कि इनसे क्या क्वेश्चन आता है, ये ल्यूवेनहोक भाई साहब से क्या क्वेश्चन आता है, तो देखो समझो बात को। ल्यूवेनहोक से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है। तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की है। यहाँ तक आ गई समझ में, ठीक है। उसके बाद में देखो, एक दिया था, दो वैज्ञानिक आए थे,
दो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपना नया टॉपिक दिया। क्या टॉपिक दिया है इधर समझो, उन्होंने टॉपिक दिया है कोशिका विभाजन। देखो अपने शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, क्या वो एक ही कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है? साफ अपन बोल सकते हैं कि बहुत सारी करोड़ों लाखों कोशिकाएं अपने शरीर के अंदर पाई जाती है। तो ये करोड़ों लाखों कोशिकाएं जो है ये बनती किस तरीके से? दिमाग में विचार तो आएगा कि ये करोड़ों लाखों कोशिकाएं जो है ये बनती किस तरीके से हैं। तो दो वैज्ञानिक थे जिनके मन में ये विचार आया। कौन से वैज्ञानिक थे? अपना एक वैज्ञानिक था स्वान और एक वैज्ञानिक था स्लीडेन। तो दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से थे? स्वान और स्लीडेन। इन दोनों के मन में विचार आया कि ये जो कोशिका जो होती है ये वृद्धि किस तरीके से होती है, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक ही कोशिका से शरीर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं आई कहां से है? तो अपन बोलते हैं कि स्वान और स्लीडेन ने एक सिद्धांत दिया है जिसे बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। इसके अनुसार जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? पुरानी कोशिकाओं से। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। यानी कि मान लो कि ये एक कोशिका इस स्थान पे है, इस स्थान पे एक कोशिका है, तो ये कोशिका बीच में से टूट जाएगी, यानी कि इसका क्या हो गया? कोशिका विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के बाद ये वाला पार्ट इधर की तरफ आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी कि कोशिका का क्या हो गया? विभाजन हो गया। यहाँ पे समझो ये पूरी की पूरी कोशिका है, इस कोशिका के बीच में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो एक पार्ट इधर की तरफ आ गया जिससे नई कोशिका बन गई और एक पार्ट इधर की तरफ आ गया जिससे नई कोशिका बन गई। तो कोशिका विभाजन होने से ही क्या होता है? कोशिका का विकास होता है। यानी कि कोशिकाओं में वृद्धि किसके माध्यम से होती है? कोशिका विभाजन के माध्यम से होती है। दूसरी चीज ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन जब होता है तो सबसे पहले क्या विभाजित होता है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सबसे पहले विभाजन कार्य को संपन्न करता है। यहां तक क्लियर है सबके? ठीक है, आगे देखो। तो स्वान और स्लीडेन ने जो है वो क्या सिद्धांत दिया है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली गई कि पूरा शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। तो यहां पे अपन बोल देते हैं कि पूरा शरीर कोशिका से बना है। क्लियर है यहाँ पे बात? अपन को पता है इसे पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो ये दो सिद्धांत किसने दिए हैं? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्वान और स्लीडेन ने दिया है। अच्छा, स्वान और स्लीडेन जो है ये किससे संबंधित है? देखो समझो बात को। दो वैज्ञानिक है, स्वान और स्लीडेन। अब ये स्वान जो है, स्वान संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी होगी। स्वान को क्या बोला जाता है? कुत्ता। स्वान को क्या बोला जाता है? कुत्ता। और कुत्ता किसके अंदर आता है? जंतुओं के अंदर आता है। तो स्वान जो है वो किससे संबंधित है? जंतु विज्ञान से। किससे संबंधित है? जंतु विज्ञान से। अब बचा क्या है? स्लीडेन। तो ये स्लीडेन किससे संबंधित हो जाएगा? पादप विज्ञान से। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के बात? तो स्वान जो है वो किससे संबंधित होता है? जंतु विज्ञान से। और स्लीडेन जो है वो किससे संबंधित होता है? पादप विज्ञान से संबंधित होता है। यहां तक आगे समझ में? ठीक है। अब देखो कोशिका के बारे में अभी तक अपन ने सारी जानकारी ग्रहण कर ली है, ठीक है। अब कोशिका के बारे में अपन को ये पढ़ना है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, देखो एक तो मेजर किया जाता है चीज को, एक तो दुनिया के आधार पर मेजर किया जाता है और एक किया जाता है मानव शरीर के आधार पे कोशिका का मेजर किया जाता है, ठीक है। एक तो दुनिया के आधार पे यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड कौन सी कोशिका बड़ी है और कौन सी कोशिका छोटी है, और एक किसके आधार पे मेजर करेंगे अपन करेंगे एक मानव शरीर के आधार पे मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले किसके कौन आएगा? सबसे पहले दुनिया आई, फिर उसके बाद में मानव आया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अपन बोलेंगे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। याद करते जाना पूरा कंपटीशन के लिए ये पूरा मैटर, ठीक है।
9th क्लास के अंदर भी है वैसे ये मैटर। लेकिन देख लो आप लोग कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अपनी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, इसका अंडा बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का। ठीक है, बहुत बड़ा ऑमलेट बन जाता है और 3 आदमी दाब भी सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका जो अंडा होता है जब उसे फोड़ा जाता है तो इस तरीके से पूरा ऑमलेट होता है उसका। ठीक है, बीच में क्या रहेगी? ग्रेवी रहेगी। तो इसके चारों ओर जो ये प्रोटीन है इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। आई बात समझ में? तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर एक बड़ी कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसके अंदर? पूरे विश्व के अंदर। जानवरों में, जीवों में, जंतुओं में और पादपों में, सब में मिलकर सबसे बड़ी कोशिका किसके अंदर होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर होती है। यहां तक समझ में आ गया? फिर अपन बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका। तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका, तो अपन बोलेंगे माइक्रो प्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। क्यों? कैसे याद कर सकते हैं इसे अपन? माइक्रो का मतलब होता ही छोटा है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। लेकिन यहाँ पे अपन माइक्रो याद नहीं करेंगे, माइको याद करेंगे। क्या याद करेंगे? माइको। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगी? विश्व की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे, अभी तक किसके अंदर देख रहे थे अपन? विश्व के अंदर देख रहे थे। अब किसके अंदर देखेंगे अपन? मानव शरीर के अंदर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। देखो भाई, अभी तक अपन ने किसके बारे में देखा है? विश्व के बारे में देखा है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? मानव शरीर के बारे में देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। फिर अपन देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखो इधर समझो, मानव शरीर के अंदर कौन कौन आ सकता है? नर भी आ सकता है और मादा भी आ सकती है। ठीक है, तो नर के अंदर जो शुक्राणु निकलते हैं, नर के अंदर के जो शुक्राणु होते हैं, जो पूरे वीर्य के अंदर होते हैं शुक्राणु, वो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव के अंदर। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे कि मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो अपन नाम लिखेंगे उसका शुक्राणु। और शुक्राणु क्या कार्य करते हैं? यानी कि शुक्राणु जो है वो नर का प्रतिनिधित्व करते हैं जनन के अंदर। ठीक है, नर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्राणु करते हैं। और शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है किसके अंदर? मानव के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। अब देख लेते हैं अपन सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव के अंदर क्या क्या आते हैं? नर भी आते हैं और मादा भी आती है। तो नर का तो क्या हो गया? शुक्राणु। अब मादा का क्या ले लेंगे अपन? अंडाणु। तो मादा की जो अंडाणु होते हैं, मादा के क्या होते हैं? अंडाणु। तो मादा के जो अंडाणु होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मादा के अंडाणु। मादा के अंडाणु क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहां तक क्लियर है सबको? अब अपन ने अभी तक किस किस की बात करी? छोटी और बड़ी कोशिका की बात करिए। अब अपन किसकी बात करेंगे? मानव शरीर में लंबी कोशिका की बात करेंगे। ठीक है, तो लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो देखो यहाँ पे लंबी कोशिका। अब समझना लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? लंबी कोशिका होगी अपना जो भेजा होता है, मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तो ये तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन तंत्रिका कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो एक बार इसको पूरे के पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ दोहरा लेना सारी की सारी बात को। देखो,
कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने? कोशिका टॉपिक स्टार्ट किया है। तो कोशिका का जनक देखेंगे सबसे पहले। तो कोशिका का जनक कौन होता है? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करी है? कोशिका की खोज करी है। और कौन सी कोशिका की खोज करी है? मृत कोशिका की खोज करी है। तो यानी कि कोशिका का जनक कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। क्यों बोला अपन ने कि रॉबर्ट हुक है? क्योंकि उसने हुक की सहायता से कोशिका को निकाला। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कोशिका का जनक किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को बोला जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बोलेंगे कि जीवित कोशिका का जनक कौन है? तो अपन बोलेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? तो अपन बोलेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? जीवित कोशिका की खोज करी है अपने ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? ल्यूवेनहोक ने की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर की? तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में एक फैक्ट समझ लो। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इसको, तंत्रिका कोशिका को। देखो, तंत्रिका कोशिका ये तंत्रिका कोशिका जो है ये विभाजन नहीं करती है। आई बात समझ में? यानी कि बच्चे के अंदर जब तंत्रिका कोशिका विकसित होगी तो ये थोड़ी लंबी होती जाएगी जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कभी विभाजन नहीं होता है। यानी कि दिमाग जो होता है उसके अंदर कभी भी विभाजन नहीं होता है। दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। मान लो अगर दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन होने लग गया तो दिमाग बहुत बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? इसीलिए दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो दिमाग यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो किसके अंदर होती है? दिमाग के अंदर होती है। तो दिमाग के अंदर क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आएगी। दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों? देखो समझो इस बात को। पुलिस वाले अपन से क्या बोलते हैं कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। अब हेलमेट क्यों लगाओ? वो क्यों देते हैं इसकी सलाह कि हेलमेट लगाओ? क्योंकि उन्होंने भी क्या पढ़ रखी है? बायोलॉजी पढ़ रखी है। बायोलॉजी के अंदर बताया जाता है कि दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका मतलब दिमाग के अंदर अगर एक बार चोट लग जाए तो उसका रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता है वहां पे। अगर मान लो हाथ पे चोट लगी है तो हाथ के अपन क्या देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो घाव भर जाता है, लेकिन दिमाग के अंदर अगर चोट लग जाएगी तो दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होएगा, और अगर कोशिका विभाजन नहीं होएगा तो वो जगह जुड़ेगी नहीं। आई बात समझ में? लेकिन कहीं हाथ पे अगर चोट लगी है तो यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। तो ये हाथ की जैसे जैसे इधर से भी कोशिका ने विभाजन किया, फिर इधर से भी किया, फिर इधर से भी किया, फिर इधर से भी किया, और पूरी कोशिका क्या हो गई? जुड़ गई। लेकिन दिमाग के अंदर मान लो कि ये कोशिका फट गई, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? कोशिका विभाजन नहीं हो रहा। तो ये दोनों कोशिकाएं जुड़ेगी नहीं, तो फिर ऐसे रह जाएगा हाथ में। बिल्कुल ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो दिमाग के अंदर क्या नहीं होती है? कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखो, तंत्रिका कोशिका जो है उसमें विभाजन नहीं होता है, यानी कि दिमाग के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब एक बात और आती है कि अगर दिमाग के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता तो फिर सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता कहाँ है? क्वेश्चन बनेगा ना कि सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता कहाँ है। तो अपन देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है? देखो इधर समझो, सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होता है गर्मी, सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होता है वो अपने होता है तिल्ली के अंदर। किसके अंदर होता है? तिल्ली के अंदर। तिल्ली को क्या बोला जाता है? लिवर। क्या बोला जाता है? तिल्ली को लिवर बोला जाता है। यानी कि लिवर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है। यानी कि अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का वो कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करता है, तो अपन क्या नाम देंगे कि लिवर जो है शरीर का वो सबसे ज्यादा क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। अगर मान लो किसी ने तुम्हारे चाकू मार दिया, ठीक है, और वो चाकू किसके अंदर घुसा है? लिवर के अंदर जाके घुसा है, और उसने वैसे के वैसे ही वापस निकाल लिया, तो उसके अंदर कोशिका का विभाजन हो जाएगा और घाव जल्दी से बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो कोशिका विभाजन उनके अंदर जल्दी से होगा और कोशिका विभाजन के कारण लिवर का घाव फटाफट बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं और दूसरी जगह अगर चाकू मार दिया और उसने घुमा दिया चाकू तो फिर निमट जाती है फाइल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपने कि लिवर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है?
तो अभी तक जो पढ़ाया है वो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसके अंदर होता है, लिवर के अंदर होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कोशिका जो है, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है हालांकि, कोशिका जो है ये जब विभाजित होती है तो किसका निर्माण होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। जब उत्तक जुड़ता है आपस में, जैसे कोशिका जुड़ी तो उत्तक का निर्माण हुआ, अब उत्तक जब आपस में जुड़ेगा तो किसका निर्माण होएगा, अंग का निर्माण होएगा। और जब अंग आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, तंत्र का निर्माण हो जाएगा। यहां तक आ रही है बात समझ में, ठीक है। यानी कि कोशिका क्या है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि कोशिका क्या है, यहाँ पे ईंट, और ईंट से किसका निर्माण होएगा, दीवार का निर्माण हो जाएगा, यानी कि उत्तक का निर्माण हो जाएगा। और दीवार से किसका निर्माण होएगा, कमरे का निर्माण होएगा। कमरे किसे बोला अपन ने, यहाँ पे अंग को बोला है, ठीक है। और कमरे के बाद किसका निर्माण हो जाएगा, मकान का, यानी कि मकान किसे अपन बोलेंगे, तंत्र को बोलेंगे। यानी कि तंत्र क्या है, मकान है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ईंट लिया, फिर उससे दीवार बनी, दीवार से कमरा बना, कमरे से मकान बना। इसी तरीके से कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से क्या बना है, तंत्र बना है। क्लियर है यहाँ पे सारी की सारी बात, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कोशिका की संरचना किस तरीके से होती है, ठीक है। तो कोशिका की संरचना जो है वो क्या क्या होती है, और कोशिका के अंदर अंग कौन कौन से पाए जाते हैं वो चीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यानी कि कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कोशिका अंग कौन सा आता है, कोशिका झिल्ली। सबसे पहला अंग क्या हो जाएगा इसके अंदर का, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है, देखो समझूगा। जैसे अपन ने लिया एक तरबूज, और तरबूज जो है उसको अपन ने किसके अंदर पैक कराया है, पिन्नी के अंदर पैक कराया है, या झिल्ली के अंदर अपन ने पैक कराया है। तो यानी कि उसके ऊपर क्या पाई गई है, झिल्ली पाई गई है। आई बात समझ में। उसी तरीके से एक पूरी की पूरी कोशिका है जिसके अंदर कुछ अंग ऐसे बिखरी हुई अवस्था में, ठीक है। अब इस कोशिका के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, एक पिन्नी लगा दी, तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। क्योंकि ये जो है थैली, ये इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, कोशिका झिल्ली बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। तो कोशिका झिल्ली का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, जो कोशिका के ऊपर जो संरचना या पिन्नी पाई जाती है जो उसे कवर करती है, या अपन बोलते हैं कि कोशिका के ऊपर का आवरण क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगा। अब कोशिका झिल्ली जो है ये किसके अंदर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो है ये जंतुओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। दूसरी बात यह कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो अपन बोलेंगे इसका निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से होता है। तो अपन क्या बोल देंगे कि कोशिका झिल्ली जो है इसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। क्लियर है यहाँ पे। प्रोटीन से किसका निर्माण होएगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण होएगा। किसके अंदर पाई जाती है, जंतुओं के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और पादपों के अंदर भी ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके। उसके बाद में देखना कि पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं अपन, पादप। तो ये पादप जो है इनके अंदर कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। तो क्लियर है सबके भेजे में यहाँ पे। यानी कि जंतु की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जबकि पादप की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। और जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें बस केवल क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है। अब अपन बात कर ले जंतुओं की। तो जंतुओं के अंदर क्या पाई जाती है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब अपन ने जैसे उसके निर्माण की बात करी है, कोशिका झिल्ली के निर्माण की, उसी तरीके से अपन बात करेंगे कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कि कोशिका भित्ति का निर्माण
से होता है। अब ये वास्तव में ये जो सेल्यूलोज है ये कितनी बड़ी चिरांद है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी फटाफट से, ठीक है। ये सेल्यूलोज जो है ये कहाँ पे काम में आता है वो चीज अपन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि कोशिका भित्ति जो होती है उसका निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। एक बार पूरे को दोहरा लेते हैं, कोशिका झिल्ली। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पढ़ी है, ठीक है। मेरे साथ दोहराओ इस चीज को, कोशिका झिल्ली पढ़ी है। कोशिका झिल्ली किसके अंदर पाई जाती है, जंतुओं और पादपों दोनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है कोशिका झिल्ली का निर्माण। फिर अपन ने पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, मात्र पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अच्छा, कोशिका भित्ति जो है ये इसको संरचनात्मक संगठन प्रदान करती है, यानी कि इसकी संरचना का निर्धारण करती है। और जंतुओं के अंदर कोशिका झिल्ली जो है ये इसकी संरचना का निर्धारण करती है, ठीक है। अब जो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी हुई होती है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है भाई, ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। अब अपन सेल्यूलोज के उपयोग पढ़ेंगे। कहां से आया है सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज आया है पादप के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उससे सेल्यूलोज का निर्माण होता है, यानी कि सेल्यूलोज से क्या बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि सेल्यूलोज काम क्या आता है। तो देखो इधर समझना बात को, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, तो ये जो सेल्यूलोज होता है इससे बनता है अपना कागज। ये जो सेल्यूलोज होता है इससे अपना क्या बनता है, कागज। सेल्यूलोज से किसका निर्माण होता है भाई, कागज का निर्माण होता है। दोबारा देखो, सेल्यूलोज से किसका निर्माण होता है, कागज का निर्माण होता है, यानी कि कागज का निर्माण किससे हुआ है, सेल्यूलोज से हुआ है। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, पेड़ पौधों के अंदर। और अपन जानते हैं पेड़ पौधों से किसका निर्माण होता है, कागज का निर्माण होता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है पेड़ पौधों के अंदर जो किसका निर्माण करता है, कागज का निर्माण करता है। तो अपन बोलेंगे कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज किसका निर्माण करता है, कागज का निर्माण करता है। क्लियर है, यहाँ पे सेल्यूलोज किसका निर्माण करता है, यहाँ पे कागज का निर्माण करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि धागे जो होते हैं, धागे, इन धागों का निर्माण भी किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। तो धागों का निर्माण भी किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। क्लियर है यहाँ पे बात, धागों का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें अपन ने पढ़ी कि कागज का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से, और धागों का निर्माण भी किससे होता है, सेल्यूलोज से। यानी कि धागे भी किससे प्राप्त किए जा रहे हैं, पेड़ों से प्राप्त किए जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है बात। अपन ने एक अंतर पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, यानी कि डबल आवरण क्या होता है इसके अंदर पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, मात्र कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आगे अपन अगले अंगों के बारे में पढ़ेंगे कोशिका के, ठीक है। तो जय हिंद, बाय बाय।